हाँ बॉस, अपन बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के बदले आपको पता होगा इसको अपन नोबल गैस भी कहते हैं या फिर जीरो ग्रुप भी कहते हैं या फिर रेयर गैस भी कहते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 18 का कुछ नेम्स में। ओके, अब थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, आपको ये तो पता होगा कि इनका जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो प्रेजेंट होते हैं उसमें हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और साथ साथ में ऑर्गेन्सन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86, ऑर्गेन्सन का 118। तो आपको एलिमेंट तो पता थे ही ग्रुप नंबर 18 का। हाँ, कुछ ट्रिक्स वगैरह होता है जिससे बेसिकली हम लोग मेमोराइज करते हैं, तो आपको आई थिंक पता होगा हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, जो बोलना है बोल दो। तो इस तरह से आप कुछ न्यूमेरिक्स के हेल्प से अपना जो भी नेम्स वगैरह उसको याद रखिएगा। वैसे आप क्लास 12 में पहुंच चुके हैं तो कहने के ये सब चीज़ें बेसिकली आपको बहुत बढ़िया से याद रहता है। अब आपके साथ में बात करना चाहूंगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के और कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज को लेकर के। अगर एटॉमिक प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करो तो आप बोलिएगा सर डॉन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। हाँ, डेफिनेटली डॉन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा क्योंकि डॉन द ग्रुप सेल इंक्रीज हो रहा है। ये आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। आपसे अगर मैं बात करना चाहूंगा इनका आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर के, तो आप बोलिएगा डॉन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा बिकॉज डॉन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। और आपको पता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा। अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा तो न्यूक्लियर जो फोर्स है, न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे घटते जाएगा। तो हम कम एनर्जी दे करके भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कि सर जैसे जैसे डॉन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, डॉन द ग्रुप जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपका कहना है कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन घटते जाएगा, जैसे जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी होते जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियर का अट्रैक्शन घटते जाएगा और फिर हम इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी सप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा था उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप इसको याद कीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, बेसिकली हीलियम का है 2370 किलो जूल, यहाँ पे नियॉन का है 2080, यहाँ पे आर्गन का है 1520, क्रिप्टन का है 1351, जेनॉन का है 1170 और रेडन का है 1037। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि डॉन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। आप बोलिएगा जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और आयोनाइजेशन एनर्जी आप इसका देखिए बहुत ही हाई है। अगर हम बात करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन से बेसिकली क्या है ना, कौन सा ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो आप बोलिएगा पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगा। बिकॉज आपको पता है इनका कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है और जिसका भी कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखेगा। आप सोचिए, आप इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिएगा, तो फिर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि काफी हाई होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये निकालने का टेंडेंसी रखेगा ही नहीं क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब आपके साथ हम बात करना चाहेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है, इसीलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होता है। और आप ये बात तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि डॉन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। अच्छा, एक बात तो आप समझ गए कि हीलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे केमिस्ट्री में किसी का नहीं है। अब आपके साथ में बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के जस्ट कन्वर्स, जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है बॉस। लेकिन यहां पे क्या है ना, अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नहीं रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का भी टेंडेंसी नहीं है बॉस, बिकॉज इनका कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है और जिसका कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहां पे, आप सोचे थे, आपका एक्सपेक्टेशन था कि एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उल्टा आपको यहां पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए यहां पे एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ रहा है। वैसे आमतौर पर डॉन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, आमतौर पे डॉन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डॉन द ग्रुप डिक्रीज होता है। बट यहां पे थोड़ा सा देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डॉन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा देखिएगा कि यहां पे जो यहाँ ग्रुप नंबर बेसिकली क्या है 18 है ना, वहां पे डॉन द ग्रुप नॉर्मली यहां पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। आप यहां पे देखिए, यहां 48 से बेसिकली क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो उसके बाद बेसिकली क्या है कि यहां पे थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट के बाद फिर बेसिकली यहां पे बराबर हो गया, अब तब जाकर के डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहां से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक में आप यहां पे हीलियम नियॉन में ध्यान रखिएगा, हीलियम नियॉन में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बेसिकली यहां पे डिक्रीमेंट की जगह बस इंक्रीमेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉन द ग्रुप, वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं यार, बेकार के, बेसिकली इस कंसेप्ट पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। आपका जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना, तो आपको ग्रुप 18 में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका इनका प्रिपरेशन भी बनता है, इनके कुछ कंपाउंड्स पे आता है और इनका कुछ हाइड्रोलाइसिस वगैरह होता है। आप देखिएगा कि जेनम के जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस वगैरह होता है।
तो क्वेश्चन आपका उससे बनता है। और साथ साथ में अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस बनता है ना, तो क्वेश्चन इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप को लेकर के क्वेश्चन बनता है। तो एक काम करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। मुझे उम्मीद है ये तमाम चीजें आप पहले से जानते थे, ओके। तो आपको 2-4-5 मिनट आप स्किप भी कर सकते हैं जब बाद में रिवीजन कीजिएगा। तो सुनिए, तो इधर चीजें हमारा होते गई। बाद बाकी अगर हम बात करना चाहेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप बोलिएगा सर डेंसिटी के बारे में आप बात कीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी के बारे में आप बात कीजिएगा, तो डेफिनेटली सर अगर आप डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कीजिएगा तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब बढ़ेगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं देखेंगे, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, ओके। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग से डाटा है। जो हीलियम है, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन होता है। आज तक इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए। अब सोचो यार, जो सिर्फ और सिर्फ 4.2 केल्विन पे जो मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, अब उसका सॉरी मेल्टेड फॉर्म बोलते हैं, हाँ डेफिनेटली जो 4.2 केल्विन पे जो बेसिकली मेल्टेड नहीं, मुझे बोलना चाहिए जो वेपर फॉर्म में रहेगा, जो 4.2 केल्विन पे जो वेपोराइज हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली बेसिकली 0 केल्विन से भी कम होगा। आज तक हमारे पास कोई स्केल ही नहीं बना है जो कि 0 केल्विन से भी नीचे जा सके। तो आज तक हम लोग हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, या उल्टा हम ये बोले कि आज तक हीलियम को हम लोग फ्रीज नहीं कर पाए हैं। तो हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, सॉरी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इस बात को ध्यान रखिएगा, मात्र 4.2 केल्विन पे ये बॉइल करते रहता है, ओके, मतलब वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेरी गुड। अब आपके साथ हम बात करना चाहेंगे कुछ चीजें और, आपके साथ हम बात करना चाहेंगे इनको लेकर के, इनका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ बात करते हैं। इनको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। और हम लोग के पास एक लॉजिक होता था, बड़ा एक छोटा सा लॉजिक होता था कि इनको नोबल गैसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हैं काफी अनरिएक्टिव होते हैं, काफी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अपन लोग इसको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। अब देखिए बॉस, आप इनको कहते हैं नोबल गैसेस, ओके, आप इनको नोबल गैसेस कहते हैं। आपका कहने का जो बेसिस था वो बेसिस था कि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन आज आपको ये बात तो पता होगा कि जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। आई थिंक आप जेनॉन के कंपाउंड के बदले सुने होंगे HCF2, HCF4, HCF6, ये सब सुने होंगे आप। HCO3 सुने होंगे, HCO2F2 सुने होंगे, साथ साथ में HCOF4 तो सुने ही होंगे। आप इतने जेनॉन के कंपाउंड सुने, तो किसी और के कंपाउंड आप सुनिए चाहे नहीं, बल्कि जेनॉन के कंपाउंड तो आप बिल्कुल सुने। मतलब एक बात तो कम से कम तय रही कि हम इनको नोबल गैसेस पहले समझते थे, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे, लेकिन डेफिनेटली ये भी किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, हाँ एक स्पेशल कंडीशन रहा होगा। तो आज हम लोग उसी को एक्सप्लोर करेंगे कि इनका रिएक्शन कब देखने को मिला, कैसे कैसे पता चला कि ये जो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं ये भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा अक्रेंस को लेकर के कर लेना चाहिए हो सके, वैसे एनसीईआरटी में मेंशन है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अक्रेंस को लेकर के ध्यान रखिएगा। वैसे जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और साथ साथ में जेनॉन भी है, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। रेडॉन और ऑर्गेन्सन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। रेडॉन और ऑर्गेन्सन को हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना पड़ता है, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा रेडॉन को लेकर के। रेडॉन देखिए, रेडॉन कैसे बनेगा, आप रेडियम को जानते होंगे, रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, हाँ भाई आप उसी रेडियम के बदले जो आप जानते हो ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वाला, यही रेडियम, ग्रुप नंबर 2 वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, यही रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88 होता है और मास नंबर 226 होता है। अगर इसका अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके मतलब इससे अगर हीलियम निकलता है, अगर इसका अल्फा डीके होगा, हीलियम निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर 4 से घट जाएगा, ओके, क्योंकि हीलियम का मास होता है 4, तो इसका मास बचेगा 222 और इसका एटॉमिक नंबर होगा 86। तो आप बोल रहे हैं कि सर रेडियम के अल्फा डीके से, रेडियम के अल्फा डीके से रेडॉन का प्रिपरेशन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रेडियम के अल्फा डीके से, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था रेडॉन। अब आपके साथ में बात करना चाहूंगा ऑर्गेन्सन को लेकर के। प्लीज देखिए ऑर्गेन्सन, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग सोचते थे कि ये बेसिकली 113 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, लेकिन आज के एनसीईआरटी में ऑर्गेन्सन का जिक्र किया है तो थोड़ा ध्यान रखना है, इनफैक्ट इसका प्रिपरेशन भी हमें ध्यान रखना है। ऑर्गेन्सन कैसे बनता है, एक एलिमेंट है कैलिफोर्नियम जो खुद भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर है 98 है बॉस और मास नंबर 249 है। जब इसके साथ अपन कॉलिजन कराते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम जिसके बदले आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर तो 20 होगा, लेकिन इसका आइसोटोपिक कैल्शियम है, दैट इज मास नंबर इज 48। जब इसका आप कॉलिजन कराते हो बॉस, तो क्या होता है ना, आप देखिए यहाँ पे कॉलिजन कराने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज है
98 प्लस 20 दैट इज 118 हो जाता है, 118 हो जाता है। और मास नंबर 249 प्लस 48 297 मत कर दीजिएगा, मास नंबर 294 होता है। साथ साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और तीनों न्यूट्रॉन का मास 1 1 1 करके देखिए 294 प्लस 3 न्यूट्रॉन 297 हो गया। तो आप बोलिएगा ऑर्गेन्सन का सिंथेसिस हुआ है बाय द कॉलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एज वेल एज कैल्शियम। बट कैल्शियम का आइसोटोपिक मास कितना है 48, कैल्शियम 40 मत लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके साथ कुछ बातें मैं और करना चाहूंगा, और वो क्या करना चाहूंगा, ये जो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन देखते हैं ये आमतौर पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जेनॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। और आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सन, ये तीनों को हम लोग रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 को बोलेंगे। ये तीनों ग्रुप 18 के रेयरेस्ट एलिमेंट में से एक है। अच्छा सुनिए, मैं पूछूंगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन जो जेनॉन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्या सबका मात्रा बराबर होगा? आप बोलिएगा बिल्कुल भी नहीं। आप बोलिएगा सारे गैस मिला करके, सारे ग्रुप 18 वाले गैस मिला करके एटमॉस्फेयर के 1% गैस के बराबर भी नहीं होते हैं। लेकिन उसमें भी सर आर्गन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, आर्गन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। फिर आप बोलिएगा वैसे तो हीलियम, नियॉन वगैरह नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, सम टाइम कभी कभी समटाइम्स हीलियम एज वेल एज नियॉन, वैसे अधिकांश टाइम पे तो आप हीलियम को देखते हैं, लेकिन कभी कभी नियॉन भी कुछ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन के जो मिनरल्स और होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल, एक मिनरल और का मैं नाम बोलूंगा, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट। तो आप बोलिएगा इन तीनों में प्रेजेंट होता है कौन? तो आप बोलिएगा इन तीनों में हीलियम और कभी कभी नियॉन भी प्रेजेंट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अक्रेंस ऑफ ग्रुप 18 जो आपको याद रखना है। अब आपके साथ इधर बेसिकली अक्रेंस को लेकर के मैंने बात कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के बात कर लिया। अब आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा, इनको अपन नोबल गैसेस क्यों कहते थे? तो नोबल गैसेस कहने के लिए कोई लॉजिक था। लॉजिक क्या था? ये रिएक्ट ही नहीं करते थे। अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करते? तो पहली बात बोलिएगा सर इनका कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हीलियम छोड़ करके बाकी सबका NH2 NP6 है, और हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेफिनेटली ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट अचीव है, तो डेफिनेटली इनके ऑक्टेट अचीव होने के कारण हम बोलते थे ये रिएक्ट ही नहीं करना चाहेंगे। आप क्लास 11th में ऑक्टेट रूल पढ़े, कोई भी चीज आमतौर पे रिएक्ट करता है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो हीलियम छोड़ करके बाकी सबका ऑक्टेट तो पहले कंप्लीट है बॉस, क्यों रिएक्ट करना चाहेगा? पहला बात तो आप ये जाने, इनका काफी लेस रिएक्टिव होने का एक रीजन आप ये देखें। अब दूसरा रीजन हम बोलेंगे, आप बोलते थे कि अगर यदि कोई मेटेलिक नेचर शो करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए। लेकिन देखो ना यार, हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी देखे आप कुछ देर पहले, आप 270 किलो जूल था। नियॉन का भी कुछ कम नहीं था, 2080 के आसपास था। आर्गन का भी कोई कम नहीं था यार। तो आप बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनका इतना ज्यादा हाई है, तो आप बोल रहे थे कि सर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए था। आप बोल रहे हैं कि इनका नोबल गैस होने का रीजन क्या है? नोबल गैस होने का जो रीजन है, तो आप दो रीजन बोलिएगा। पहला रीजन बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट अचीव, दूसरा बोलिएगा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये काफी हाई पॉजिटिव वैल्यू है, हाई पॉजिटिव वैल्यू है। आप समझ रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है रिलीज एनर्जी, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अब तुम ही सोचो यार, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट पूरा है वो अपने में इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा? तो जबरदस्ती ही देना पड़ेगा ना। तो जब जबरदस्ती तुम्हें बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ रहा है तो काहे का रिएक्टिव रहेगा भाई? रिएक्ट करने का उसका टेंडेंसी ही नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अरे कोई भी रिएक्ट कैसे करेगा? आप बोलोगे सर चाहे तो इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों टेंडेंसी नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपको काफी एनर्जी लगाना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन ये आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये गेन करे तो उसके लिए भी आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब सब काम आप ही को करना पड़ेगा तो फिर काहे की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे अपन? तो आप बोले कि ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन देखो क्या हुआ। 1962 के मार्च का महीना था, ओके। अब क्या थे, एक बंदा थे जिनका नाम था नील बर्थलिट। 1962, वैसे डेट आपको याद नहीं करना है, एनसीईआरटी में जिक्र में बोल दिया, लेकिन बायोलॉजी नहीं कि आपको डेट रटना है, केमिस्ट्री है।
1962 में नील बर्थलेट बेसिकली क्या किए, एक रेड कलर कंपाउंड बनाए थे, वो था O2 प्लस PtF6 माइनस। ये एक रेड कलर कंपाउंड था, रेड कलर कंपाउंड, ओके, बहुत मुश्किल से बनाए थे ये। जब ये बना दिए ना, तो एक चीज इनको बेसिकली क्या है कि स्ट्राइक किया माइंड में, दिमाग में बेसिकली बत्ती जला, और क्या जला देखिए, इनको लगा कि यार O2 से O2 प्लस बनाने के लिए, यहां पे देखिए ये जो O2 प्लस PtF6 माइनस बना है, मतलब O2 से O2 प्लस बना होगा, इसमें एनर्जी खर्च होता है 1175 किलो जूल खर्च होता है पर मोल के लिए। लेकिन वही जेनॉन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी था, वो जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाने के लिए मात्र 1170 किलो जूल की जरूरी है। अगर ये चीज हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है। उनको लगा अगर O2 प्लस बन सकता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल सकते हैं, तो जेनॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में तो उससे कम एनर्जी खर्च है, तो डेफिनेटली अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। तो उनको लगा क्यों ना, अगर O2 प्लस PtF6 माइनस बन सकता है, तो सिमिलरली उनको स्ट्राइक किया कि क्या Xc प्लस PtF6 माइनस बन सकता है, और देखे कि वो इसको बना लिए। Xc प्लस PtF6 माइनस बन गया, ये भी एक रेड कलर कंपाउंड ही था, ये भी बॉस रेड कलर कंपाउंड ही था। अब जब एक बार ये बन गया ना, तो आपको पता है कि गलती से एक बार कोई चीज बनता है, उसके बाद तो फिर बनना चालू हो जाता है, हर कोई कोशिश करता है कि हम भी बनाएंगे। अब देखिए, आप बोले कि सर पहला कंपाउंड Xc प्लस PtF6 माइनस बना नील बर्थलेट के द्वारा, वो भी गलती से। उनको ये चीज स्ट्राइक किया कि यहां जो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है 1175 किलो जूल, तो क्यों ना जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने मात्र 1170 किलो जूल एनर्जी खर्च करते हुए। तो आप समझ गए कि अगर O2 प्लस PtF6 माइनस बन सकता है, तो Xc प्लस PtF6 माइनस भी बन सकता है। अब आपके साथ कुछ बातें हम और करना चाहेंगे, देखिए प्लीज देखिए। आज देखिए बेसिकली ग्रुप 18 के कितने सारे कंपाउंड बन चुके हैं। देखिए, अगर मैं पूछूंगा ना कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 18, अगर मैं आपके साथ बात करता हूं कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 का कंपाउंड्स में आप सबसे पहले बोलिएगा सर हीलियम, नियॉन और आर्गन का। आज तक जितने लोगों ने ट्राई किया, किसी का मन किया होगा ना अगर जेनॉन बना सकता है तो एक काम करते हैं, हीलियम का बना के देखते हैं, नियॉन का बना के देखते हैं, आर्गन का बना के देखते हैं। आज तक हीलियम, नियॉन, आर्गन का कोई भी कंपाउंड नहीं बना। उसके बाद आप बोलिएगा क्रिप्टन का सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड, दैट इज KrF2। आप बोलिएगा सर जेनॉन के तो घने सारे कंपाउंड बने बॉस। आप बोलोगे जेनॉन के कुछ कंपाउंड फ्लोरीन के साथ, किसके साथ? विथ फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन के साथ आपको एनसीईआरटी में जो दिख किया है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ध्यान रखना है एनसीईआरटी माई बाप, एनसीईआरटी के अलावा आपको बाहर जाना ही नहीं। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस का कर रहे हो, बोर्ड का कर रहे हो, हर जगह एनसीईआरटी। तो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जेनॉन का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ XCF2, XCF4 यस वेल एज एंड XCF6। तो आप बोले कि जेनॉन का फ्लोरीन के साथ तीन कंपाउंड में पढ़ना है, XCF2, XCF4, XCF6। ऑक्सीजन के साथ बेसिकली हमें देखना है XCO3, और ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ हमें देखना है XCO2, F2 as well as XCOF4। तो ये हमें बेसिकली अच्छा से देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड ऑफ ग्रुप 18, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन डजंट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ एनी एलिमेंट इन एनी सिचुएशन, दैट इज कोई भी कंडीशन में, किसी टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी तरह से आप कोई भी कंडीशन क्रिएट करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन का आज तक कोई कंपाउंड जरा भी नहीं बना है। क्रिप्टन का KrF2 बना है, जेनॉन का फ्लोरीन के साथ बना है, ऑक्सीजन के साथ ही बना है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ भी बना है। उसके बाद रेडॉन को देखिए आप। रेडॉन तो वैसे तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन रेडॉन का गलती से RnF2, आप गलती से बोलो चाहे जैसे बोलो, एक रेडॉन का फ्लोराइड ही बना है, और वो भी काफी अनस्टेबल होता है। वो बेसिकली क्या है ना, वो ऐसा नहीं कि आपको रेडॉन का फ्लोराइड बन गया तो आप घंटों पर तक लेकर के उसको स्टडी कीजिए। वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर के हेल्प से देखने को पता चलता है कि हाँ रेडॉन का फ्लोराइड बना है। ऑर्गेन्सन के बारे में बात करें तो बोलोगे कि सर जो कि खुद इतना अनस्टेबल है, इसका आपको पता है T-half मात्र 0.7 मिलीसेकंड है। जो मात्र 0.7 मिलीसेकंड तक ही स्टेबल रहे, उसका कंपाउंड आप क्या बनाओगे? तो आप समझ सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास जो एक चार्ट के तौर पे है, इसको अपन लोग को चार्ट जाना है। कंपाउंड ऑफ ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं, क्रिप्टन का KrF2, जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड, रेडॉन का सिर्फ एक कंपाउंड बना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको बेसिकली हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर मशीन का हेल्प चाहिए। ओके, ऑर्गेन्सन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करना है।
अब आपके साथ हम बात करना चाहेंगे जेनॉन के कंपाउंड को लेकर के। हमारा सारा डिस्कशन जो हमारा कोर है वो जेनॉन के कंपाउंड्स को लेकर के ही है। तो देखिए बढ़िया से प्लीज। प्लीज देखिए, हम जेनॉन का बेसिकली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कभी XCF2 मिलता है, इसी जेनॉन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कभी XCF4 मिलता है, और इसी जेनॉन का जब हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो XCF6 मिलेगा। लेकिन देखिए कंडीशन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम जेनॉन को लेते हैं एक्सेस में तो डेफिनेटली फ्लोरीन काफी लिमिटेड होगा। हो सके इसको हम 100 मोल लिए, 1000 मोल लिए, 10,000 मोल लिए, इसके सामने फ्लोरीन का 2-4-10 मोल लिए, तो जब भी फ्लोरीन लिमिटेड होगा तो आपको XCF2 मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं कि जेनॉन को हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट हो जाएगा। इसके लिए मुझे सूटेबल कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 673 केल्विन। प्रेशर में कोई आपत्ति नहीं, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 1 atm प्रेशर पे हो जाएगा। ओके, अगर यदि आप XCF4 बनाते हैं तो कंसंट्रेशन का ध्यान रखिएगा। आप पहले केस में बोलिए जेनॉन एक्सेस में था, आप दूसरे केस में बोलिएगा जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:5 है। मतलब अगर यदि ये 10 मोल है तो ये 50 मोल, ये 100 मोल है तो 5 गुना कर दो ना यार 500 मोल, ये 1000 मोल है तो 5000 मोल। मतलब जेनॉन और फ्लोरीन का जब रेशियो 1:5 रहेगा एंड टेम्परेचर मात्र टेम्परेचर 873 केल्विन रहेगा, नॉट मात्र 573। टेम्परेचर जब 873 केल्विन रहेगा, लेकिन प्रेशर ध्यान रखना है 7 atm। प्रेशर कितना? 7 atm। तब जाकर के आपको XCF4 मिलेगा। जेनॉन और फ्लोरीन का ही रिएक्शन कीजिएगा, लेकिन टेम्परेचर को आप मेंटेन कीजिएगा इस बार मात्र 573 केल्विन, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ा दीजिएगा। 60 से लेकर के 70 atm प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ेगा बॉस, तब जाकर के आपको XCF6 मिलेगा। तो आप बोले सर जेनॉन जो है ना फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग जेनॉन का कंपाउंड देगा, अलग अलग जेनॉन फ्लोराइड देगा। कभी XCF2 देगा, कभी XCF4 देगा, कभी XCF6 देगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्सेस है, यहाँ बेसिकली क्या है 1:5 है, यहाँ 1:20 है, और यहाँ प्रेशर देखिएगा बेसिकली 1 atm, यहाँ 7 atm, यहाँ 60 से 70 atm। टेम्परेचर 673 केल्विन, 873, 573। अच्छा आप देखिएगा तो आपको एक चीज रियलाइज हो रहा होगा कि यार ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 60 से 70 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना है। तो उसके लिए बेसिकली उस लेवल का मुझे कंप्रेसर चाहिए जो उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जेनॉन के जितने फ्लोराइड होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं, और वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नॉट एमॉर्फस सॉलिड। वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। लेकिन एक बात और है, ये बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल कर जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल होते हैं, मतलब जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग। मतलब ये क्या, इनके बदले आप बोलिएगा सर ये जो तीनों है ना सर, तीनों ये सारे के सारे आप बोलिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली बात ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी बात सर ये आप बोलिएगा सबलाइम कर जाएंगे, सबलाइम एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सबलाइम कर जाएंगे मतलब क्या है, जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग, यहाँ भी जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग, जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग। तो जब जेनॉन और फ्लोरीन अलग अलग हो ही जाएगा तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो तीनों हैं वो बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब फ्लोरीन डोनेट करने वाली चीज है, ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे है। हाँ तुम लोग जितने भी जेनॉन के बेसिकली फ्लोराइड देखें ना, चाहे आप XCF2 देखें, आप XCF4 देखें, XCF6 देखें, इस बात को ध्यान रखिएगा बॉस, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ऐसा नहीं एमोर्फस सॉलिड, ये तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और सबसे खास बात है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये सबलाइम हो जाएंगे। अगर सबलाइम होंगे तो आप बोलिएगा सर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाएंगे, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था। अब जब सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, जेनॉन अलग फ्लोरीन अलग। तो आपको पता है सर जेनॉन तो आमतौर पर रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा, तो हमारे काम का चीज क्या निकल रहा है, हमारे काम का चीज निकल रहा है फ्लोरीन। तो आप बोलिएगा XCF2, XCF4 एज वेल एज XCF6 आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये फ्लोरीन देने का काम करेंगे, ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, ये फ्लोरीन देने का काम करेंगे। ओके, अब इसके बाद आपके साथ मैं क्या बात करना चाहूंगा, इसके बाद आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा थर्ड तरीका को देखिए प्लीज। थर्ड तरीका मैं बोलता हूं, आप XCF6 का प्रिपरेशन देखिए। आप XCF6 का प्रिपरेशन देखिए तो आप यहाँ पे देखिए प्रेशर 60 से 70 atm जोड़ रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार, इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें एक अच्छा लेवल का कंप्रेसर चाहिए। तो एक अल्टरनेट तरीका अपन इस्तेमाल करेंगे, लेंगे XCF4 को,
इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे O2F2 का तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा HCF6 और साथ में ऑक्सीजन, मतलब ये भी बहुत अच्छा फ्लोरेटिंग एजेंट है। आप देखो ना ऑक्सीजन यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि काफी अनस्टेबल होगा। ऑक्सीजन चाहेगा कि ये बेसिकली आइदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे। ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। तो ऑक्सीजन को जैसे मौका मिला ये फ्लोरीन डोनेट किया इसको, तो HCF4 की जगह HCF6 बन गया और साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकल गया। तो आप बोले कि सर एक अल्टरनेट तरीका तो HCF6 बनाने का ये हो गया। अच्छा, इनको लेकर के जो सबसे खास इंपॉर्टेंट बात होता है ना, वो खास इंपॉर्टेंट बात दो चीज है। एक बात तो है इनका हाइड्रोलाइसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरफ पूरा का पूरा ग्रुप 18 और दूसरी तरफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन कंपाउंड HCF2, HCF4 और HCF6 का हाइड्रोलाइसिस। लेकिन हाइड्रोलाइसिस से पहले आपके साथ में एक बात और करना चाहूंगा। ये जेनन के जितने भी फ्लोराइड है, चाहे HCF2 है, HCF4 है या फिर HCF6 है, अगर इनको मौका मिलेगा कुछ ऐसे एलिमेंट सामने आएंगे या कुछ ऐसे कंपाउंड सामने आएंगे, मुझे एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कुछ ऐसे कंपाउंड सामने आएंगे जिनका टेंडेंसी होगा फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने का, तो जेनन के फ्लोराइड फ्लोरीन को डोनेट कर देंगे फटक से। आप इसको देखिए, आप देख रहे हैं HCF2 ही देख रहे हैं, सामने अगर यदि PF5 आ गया तो फॉस्फोरस अगर यदि फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, HCF+ हो जाएगा और ये हो जाएगा PF6-। एक फ्लोरीन एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉस्फोरस हो जाएगा PF6-। अब इसी तरह सिमिलरली अगर यदि आप देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि सर अगर HCF4 रहता और सामने अगर हम SbF5 लेते हैं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे जेनन फ्लोरीन डोनेट कर देगा, बचेगा HCF3+ और साथ में SbF6- हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे क्या ये फ्लोरीन एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर यदि सपोज दैट यहाँ पे देखिए HCF है, ये HCF6 ले लेते हैं अगर में, और सामने हम लेंगे मेटल फ्लोराइड। लेकिन मेटल कौन होना चाहिए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स वगैरह होते हैं, ग्रुप 1 के मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर इनका फ्लोराइड्स रहेगा तो मेटल इस टाइम अपना फ्लोराइड्स को डोनेट करने का काम करेगा। तो आपको पता है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जेनोन जो है ना, जेनोन का जो हेक्सा फ्लोराइड है एक फ्लोरीन को गेन करेगा तो HCF7- हो जाएगा। तो आप क्या बात किए, आप बात किए कि जेनोन के जितने भी फ्लोराइड्स थे, अगर सामने इनको मौका मिलेगा, अगर इनको चांसेस मिलेगा, अगर कोई ऐसे कंपाउंड आएंगे सामने जो कि फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे तो ये फ्लोरीन डोनेट कर देंगे। यहाँ पे आप इनका डोनेटिंग टेंडेंसी देखें, यहाँ दो केस में आप डोनेटिंग टेंडेंसी के देखें और एक केस में जब सामने मेटल फ्लोराइड रहेगा और वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल फ्लोराइड्स रहेंगे तो इस टाइम जेनोन जो है वो क्या करेगा, फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए फ्लोरीन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी को शो करता है ये जेनोन। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का उसमें हम थोड़ा सा आना चाहेंगे एंड दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनोन फ्लोराइड्स। ये जो जेनोन के जो फ्लोराइड्स हैं, चाहे HCF2 हो, HCF4 हो एज वेल एज HCF6 हो, इनका हाइड्रोलाइसिस में मैं इंटरेस्टेड हूं। प्लीज देखिएगा बढ़िया से, प्लीज। HCF2 का पहले हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या है, जेनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, अब मुझे यहाँ मिलेगा जेनोन मिलेगा, साथ में HF मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे जेनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। यहाँ बेसिकली फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, फ्लोरीन हमेशा -1 ही रहता है, हाइड्रोजन +1 बेसिकली हमेशा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पहले था हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन हमेशा +1 ही रहेगा या -1 रहेगा। तो मेटल के साथ ये रहता है -1, लेकिन यहाँ फ्लोरीन के साथ तो +1 ही रहेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 था, यहाँ पे 0 हो गया। तो आप क्या देखें, आप देखें कि ऑक्सीजन -2 से यहाँ पे -2 से गया 0 पे, मतलब ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन, सॉरी मार्कर थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF2 में ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया। आप यहाँ पे देखिएगा जो जेनोन है +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, तो +2 से 0 पे जाने को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो आप क्या देखें, आप देखें कि HCF2 का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो जेनोन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था +2 से 0 पे गया और यहाँ ऑक्सीजन -2 से 0 पे गया। तो आप बोलिएगा कि डेफिनेटली सर ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन और जेनोन का हुआ रिडक्शन। आमतौर पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जेनोन में बेसिकली HCF2 का जो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा
जेनॉन का ये फ्लोराइड XeF2 का जो हाइड्रोलाइसिस है अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा जेनॉन का दूसरा फ्लोराइड का XeF4 का हाइड्रोलाइसिस। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप देखोगे कि जेनॉन जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये +4 से जेनॉन 0 में गया और साथ साथ में XeO3 बनाएगा, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी जा रहा है और +4 से +6 भी जा रहा है। तो आप बोलिएगा, और साथ में देखिए साथ में HF तो निकलेगा ही निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। आप बोलिएगा जब सेम ही एलिमेंट का, आप बोलिएगा सेम एलिमेंट का, खैर यहाँ -2 से खैर यहाँ 0 में हुआ, लेकिन आप बोलिएगा जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का जेनॉन का देखिए +4 से 0 भी जा रहा है और +4 से जेनॉन का +4 से 0 भी गया और साथ साथ में +6 भी गया। तो जब सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो, +4 से 0 जाना मतलब रिडक्शन होना और +4 से 6 जाना मतलब ऑक्सीडेशन जाना। जब सेम एलिमेंट का बॉस ऑक्सीडेशन भी होगा और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा तो वैसे रिडक्स को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन। तो अपने आप में जेनॉन का ये फ्लोराइड का जो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड XeF6, XeF6 का हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करना चाहूंगा। XeF6, तो आप बोलिएगा सर जो XeF6 था, इसका जब हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या बोलेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। एक तो कर सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और दूसरा हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ओके, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बॉस? सर जेनॉन और बेसिकली फ्लोरीन के जितने बॉन्ड है सारे के सारे टूटेंगे। आप बोलिएगा जेनॉन और फ्लोरीन में 6 बॉन्ड था तो 6 बॉन्ड टूट करके यहां मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा XeF6 प्लस वाटर में करूंगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में, यहाँ 6 फ्लोरीन के जगह 3 ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आप बोले XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे XeO3 मिलेगा, साथ में HF मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? HF मिलेगा। आप बैलेंसिंग खेलते रहिएगा। देखिए एक तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस वाला केस। अब थोड़ा सा दूसरा केस आपके साथ में बात करना चाहूंगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस वाला। जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा XeF6 का तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में? यहां से 2 फ्लोरीन निकलेगा, 1 ऑक्सीजन आएगा, XeOF4 और साथ में मुझे क्या मिलेगा? HF मिलेगा। ओके, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? XeF6 में यहां पे 2 फ्लोरीन की जगह 4 फ्लोरीन यहां निकलेगा। 4 फ्लोरीन बेसिकली यहां 4 फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, XeO2 हो जाएगा और 2 फ्लोरीन बचेगा तो डेफिनेटली साथ में HF निकलेगा। वैसे आप बैलेंस करते रहिएगा, बैलेंसिंग बड़ा इशू नहीं। आप बोलिएगा सर यहाँ पे XeF6 है, यहाँ बेसिकली क्या है XeO3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिख रहा है तो डेफिनेटली आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाइड्रोजन 6 हो गया, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंसिंग कोई बड़ा इशू है ही नहीं, आप बैलेंसिंग कर सकते हो। आप यहाँ बोलोगे इधर बेसिकली 6 फ्लोरीन है, इधर 4 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो गया। हाइड्रोजन भी बेसिकली क्या 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। बैलेंसिंग इज नॉट बिग इशू। आपके लिए जो बड़ा इशू है ना, बड़ा इशू है, इस बात को ध्यान रखना है कि जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किए तो जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या था? +6 था, अभी भी +6 है। यहां भी देखिए जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ तो पहले भी +6 था और अभी भी बेसिकली क्या है? +6 ही है। यहां भी पहले भी +6 था, अभी भी +6 है। मतलब जेनॉन का जो हेक्साफ्लोराइड है XeF6 का जो हाइड्रोलाइसिस है, इसका हाइड्रोलाइसिस नॉन रिडॉक्स है। क्या है? नॉन रिडॉक्स है। मतलब इसके हाइड्रोलाइसिस में, जेनॉन के हेक्साफ्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। मतलब अपने आप में ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, आप जब जेनॉन का जब बेसिकली क्या है ना XeF2 का हाइड्रोलाइसिस देखे थे, आप XeF4 का हाइड्रोलाइसिस देखे थे बॉस, उस टाइम आप ऑक्सीजन भी निकलते देखे थे। आप देखे थे कि सर HF के साथ ऑक्सीजन निकल रहा था। लेकिन अभी XeF6 में चाहे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो चाहे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो, कभी भी आपको साथ में ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन यहां पे लिबरेट होगा ही नहीं। ओके, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एज वेल एज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए जेनॉन के कंपाउंड का। ओके, तो यहां हाइड्रोलाइसिस के बाद एक बात और ध्यान रखना है, जो XeO3 है इसके बदले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैक्सी सॉलिड होता है। ये वैक्सी सॉलिड होता है जो कि काफी एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। ये काफी एक्सप्लोजिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो आप यहां पे देख रहे हैं ना XeOF4, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में वोलाटाइल लिक्विड होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है। ओके, तो पूरा का पूरा बेसिकली जेनरल कंपाउंड वगैरह हो गया। बाद बाकी इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है वो आता है इनका हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। और हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 11 में बहुत बढ़िया से पढ़े,
तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन आपके साथ बात कर देता हूं, प्लीज देखिएगा। मैं बात करना चाहूंगा HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, जेनॉन। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो आप क्या बोलिएगा 8 है, प्लस मोनोवैलेंट अगल बगल कितने आप बोलिएगा 2 है। तो बेसिकली 8 + 2 10/2 मतलब कितना है 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3d। अब sp3d अगर दी हाइब्रिडाइजेशन आया है तो आप समझ सकते हैं सर कुछ ऐसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था। जेनॉन होगा सेंट्रल एटम, लेकिन आप समझ सकते हैं सर जेनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में 2 ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग के लिए, 2 फ्लोरीन के लिए। तो आपको पता है कि सर जब 8 इलेक्ट्रॉन में जब 2 इस्तेमाल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर को हम कहां पे रखेंगे, हम रिपल्सन को बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए 3 लोन पेयर को हम लोग बेसिकली यहां पे रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, जेनॉन यहां, फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां। ओके, तो जो शेप मिलेगा ये मिलेगा लीनियर। क्या मिलेगा, लीनियर, क्योंकि आपको पता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो HCF2 आप बोलिएगा लीनियर। अब सिमिलरली मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा HCF4 का। तो जैसे मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा HCF4 का, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर यहां भी सेंट्रल एटम तो जेनॉन ही है, तो आउटरमोस्ट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग में 4 है, तो 8 4 12/2 बेसिकली 6, और 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। सर sp3d2 जैसे हम सोचे वैसे हम सोचते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या सोचते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल, आप बेसिकली sp3d2 आप सुने, आप सोचे ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बॉस, यहां जेनॉन बेसिकली कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जेनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल करेगा 4 बेसिक इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग में। जब 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग में तो बचेगा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। वेरी गुड, तो आप समझ गए कि सर 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये प्लेन में रहेगा, और 1 लोन पेयर प्लेन से अबव, 1 लोन पेयर प्लेन से बिलो। तो आप बोलिएगा सर वैसे होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, वैसे इसका होना चाहिए था शेप ऑक्टाहेड्रल, लेकिन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लोन पेयर को शेप में काउंट करते ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, कभी कभी बोलेगा कि इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल और ज्योमेट्री क्या होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब जब शेप बोले तो आप समझिएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो आप बोलिएगा सर इसका एक्चुअल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा HCF6 का। प्लीज देखिए, ये क्लास 11th में आप बहुत बढ़िया से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हैं, कोई बड़ा चीज था ही नहीं। आप बात कीजिएगा HCF6 का। ओके, तो HCF6 का जैसे आप बात कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर यहाँ भी सेंट्रल एटम कौन होगा, जेनॉन। तो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में कितना 6, तो 14/2 मतलब 7, और 7 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो sp3d3 आप जैसे बोले वैसे आप बोले कि सर इसका जो शेप होगा ना sp3d3 में होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप डेफिनेटली बिल्कुल सही समझ रहे थे। आप बोलिएगा फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। लेकिन आप सोचिए जेनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है बॉस, 8 इलेक्ट्रॉन में बेसिकली इस्तेमाल कितना को करेगा ये, सर 8 इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल तो करेगा 6 को। अब 6 को इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग के लिए, कितना हो गया, हाँ एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, 6 तो इस्तेमाल हो गया बॉन्डिंग में। तो डेफिनेटली बॉन्डिंग में हुआ सर 6 इस्तेमाल। ये पेंटागोनल शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक पिरामिडल दिख रहा होगा। तो सर 8 इलेक्ट्रॉन में ये 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया बॉन्डिंग में, तो बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, आप इसको 1 लोन पेयर के तौर पे रख दीजिएगा। और आपको पता है कि वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, या सीधा भाषा में बोले ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। तो HCF6 के बदले आप क्या बोलिएगा, HCF6 के बदले आप बोलिएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं बोलिएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल पहले जैसा नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। क्योंकि आप लोन पेयर को काउंट नहीं कीजिएगा तो पेंटागोन के साथ साथ इसको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो पिरामिड दिखेगा, आप बोलिएगा पेंटागोनल पिरामिडल। अब बॉस एक स्ट्रक्चर और फिर आपका बेसिकली क्लासेस खत्म होता है। सिर्फ एक मैं और बात करना चाहूंगा आपके साथ, बस एक और। आप बोलिएगा XeO3 जैसे मैं बात करूंगा ना आपके साथ, आप बोलिएगा सर सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन। जेनॉन मतलब
ऑर्डर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। सर ये मोनोवैलेंट नहीं बल्कि डाइवैलेंट है, हम लोग सराउंडिंग में मोनोवैलेंट को काउंट करते हैं। अब डाइवैलेंट मतलब 0 लिखेंगे, तो 8/2 मतलब 4, और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो वैसे बनाना चाहिए बेसिकली क्या, 4 बॉन्ड। तो जेनॉन जो है ना, सॉरी जेनॉन जो है यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करेगा। ऑक्सीजन 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 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, और 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में जाएगा। एक बेसिकली जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में जाएगा, और आपको बहुत बढ़िया से पता है लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हैं बॉस, तो डेफिनेटली जब इसको आप ज्योमेट्री में काउंट नहीं करोगे तो ये चीज जो आपको मिलेगा, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया। अब साथ में एक थोड़ा सा और देख सकते हो, HCOF4, तो इसका हाइब्रिडेशन बोलोगे, सेंट्रल एटम सर जेनॉन है 8, सराउंडिंग बेसिकली कितना है 4 मोनोवैलेंट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये मोनोवैलेंट ये है, तो 8 + 4 12, 12/2 कितना हो गया 6 मतलब sp3d2, तो होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल आप सही सोच रहे थे। फ्लोरीन 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 4 फ्लोरीन हो गया। इसके बाद एक जाएगा लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो आप बोलिएगा सर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ना कि आप इसको स्क्वायर पिरामिडल की जगह आप ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलिएगा, क्योंकि लोन पेयर को हम लोग ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हैं, तो आप बोलिएगा स्क्वायर पिरामिडल। आई थिंक करीब करीब सारा पोर्शन आपका हम खत्म कर दिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।